वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आज एक नया टॉपिक के साथ मैं फिर आपके सामने आया हूँ। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे या जो मैं डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक वर्ड जो पिछले काफ़ी दिनों से विगत एक सालों से आप लोगों ने सुना होगा, इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सुर्खियाँ में है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, यूरोप का इन्फ्लेशन इतना है, यूएस का इन्फ्लेशन इतना है, यूके का इन्फ्लेशन इतना है, इंडिया का इन्फ्लेशन इतना है। तो मैं दो तीन पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा और मैं डिटेल में ये आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, ये इन्फ्लेशन इतना बढ़ा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, जितने भी सेंट्रल बैंक हैं वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करती हैं, और वो जो कदम उठाती हैं जितनी भी सेंट्रल बैंक ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर वर्ल्ड की, ऑल ओवर इंडिया की, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो जैसा कि मित्रों, आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस का इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पर है, 40 सालों में सबसे ज़्यादा है। यूरोप का इन्फ्लेशन 40-50 सालों में सबसे ज़्यादा है। यूके का इन्फ्लेशन ऑलरेडी डबल डिजिट में है। और भारत का भी जो इन्फ्लेशन है, जो आरबीआई के तय मानक हैं, जो उनका एक टारगेट है कि 4% के आसपास रहना चाहिए, उससे ज़्यादा है। अभी लास्ट जो हमारा आरबीआई का भी भारत का सीपीआई का जो नंबर आया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 7% के आसपास है। तो सबसे पहले ये मैं आपसे साथ बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फ्लेशन ऐसा क्या हो गया विगत एक दो सालों में कि जो इन्फ्लेशन यूएस का 2% के आसपास हुआ करता था, जो पूरे यूरोप का, यूके का 2 से 3% के आसपास इन्फ्लेशन हुआ करता था, वो अचानक डबल डिजिट में कैसे चला गया। और मैं आपके साथ एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इन्फ्लेशन के कारण कई सारे कंट्रीज, एग्जाम्पल के तौर पर अगर श्रीलंका ले लिया जाए, वेनेजुएला ले लिया जाए, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां इन्फ्लेशन जो है उस कंट्री के इकोनॉमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। तो खैर, ये उनका कुछ अपना पर्सनल कारण भी है, क्योंकि वो लोग उस तरह से इकोनॉमी को हैंडल ना कर पाए जैसा उनका करने की चेष्टा थी। तो यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे जो सबसे मूलभूत कारण है, दो कारण सबसे महत्वपूर्ण है। पहला कारण, जब कोविड आया तो उस समय जो यूएस के सेंट्रल बैंक हैं, जिसको हम लोग फेड कहते हैं, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को जो है ना, वो काफ़ी ऐतिहासिक कट किया, जिसके कारण से, और उसके साथ साथ कोविड के समय उन्होंने काफ़ी डॉलर प्रिंट किया। जैसा हम जानते हैं कि डॉलर जो है वो सबसे मजबूत करेंसी है ऑल ओवर वर्ल्ड की। तो उन्होंने काफ़ी डॉलर प्रिंट किया, उन्होंने इकोनॉमी में उस डॉलर को इन्फ्यूज किया, डाला, बहुत लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया, बहुत सारे रेंट पेमेंट किए। मतलब कहने का मतलब कि एक तरह के इकोनॉमी को बचाने के लिए उन्होंने काफ़ी इस तरह का ऐतिहासिक कदम उठाया, जिसके कारण से लोग बेरोजगार कम हुए, लोगों को जॉब्स जो चली गई थी उसका पैसा लोगों को मिला। इस तरह का काम पूरे देशों ने अपने हिसाब से अपने इकोनॉमी को देखते हुए किया, चाहे वो यूरोप हो चाहे इंग्लैंड हो, जिसके फलस्वरूप इन्फ्लेशन बढ़ा। तो बढ़ा तो जरूर, बट इसमें इस आग में घी डालने का काम 22 फरवरी 2022 को रसिया यूक्रेन की लड़ाई से हुआ। जब रसिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, तो आपको मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो रशिया है वो गैस और क्रूड का, माने वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर है पूरे यूरोप को। आज जो गैस होता है, गैस सप्लाई किया जाता है, वो आप रशिया के माध्यम से जाता है। क्रूड के मामले में भी वो बहुत बड़ा प्रोडक्शन करता है, ऑल ओवर वर्ल्ड को सप्लाई करता है। खैर, इंडिया को कम करता था, ज़्यादा यूरोप को ही वगैरह का करता था। तो जिसके फलस्वरूप ये इन्फ्लेशन आज इतना बढ़ गया। तो अब ये तो एक अलग मुद्दा हो गया रशिया यूक्रेन का। मैं इस पर भी आपको आगे चल के वीडियो बनाऊंगा, ताकि विस्तृत जानकारी दूंगा कि अभी क्या उसका डेवलपमेंट है। तो अब तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन को रोकथाम के लिए सरकार क्या करती है? तो सरकार ने क्या किया, दो तरीका होता है। पहला तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए। तो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता है, क्योंकि फेड का जो मानक है, जैसे आरबीआई का मानक है 4% का इन्फ्लेशन रखना, तो फेड का मानक है 2% इन्फ्लेशन रखना। वो घट के आज 8.3 के आसपास आया है। तो बहुत ज़्यादा है, बीच में 9.1 भी था।
तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, 75 पैसा लगातार 2 बार बढ़ा चुके हैं। ये कमिंग 21 तारीख को भी 75 पैसा का अनुमान है। उसके बाद जिससे क्या होता है कि जितने भी लोन्स आइटम हैं, जितने भी होम लोन हो गए, पर्सनल लोन हो गए, जितने भी गोल्ड लोन हो गए, वो सारा महंगा होता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के पीछे मकसद क्या होता है कि मार्केट से पैसा खींचने से लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, लोग कम व्यय करेंगे और व्यय करने के फलस्वरूप आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। दिस इज वन ऑफ द रीजन। और उसके साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी में जो पैसा डाला था उसको भी उन्होंने धीरे धीरे टाइटनिंग के तहत वो लोग ने उस चीज को रिड्यूस किया। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए तो इसका मतलब डिमांड कम हो जाएगा। तो डिमांड कम हो जाने के क्या होता है, रिसेशन आने का खतरा है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लास्ट 2 क्वार्टर का जीडीपी जो यूएस का आया है वो ऑलरेडी माइनस में है। तो एक्चुअल में अगर रिसेशन का जो परिभाषा है कि अगर लास्ट 2 क्वार्टर में किसी का जीडीपी अगर माइनस में आता है तो वो रिसेशन हो जाता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ के जो जॉब्स के नंबर आ रहे हैं, वहाँ के जो होम के नंबर आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में जा रहा है। बट ये एक ट्रांजिटरी है। आई होप कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल होगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन जो लड़ाई विगत 8 महीने से चलता हुआ आ रहा है, 6 महीने 8 महीने से चलता हुआ आ रहा है, वो अब कहीं ना कहीं जाके थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है, वो एक अलग दिशा में जा रहा है, जिसके कारण क्रूड का दाम भी काफ़ी कमा है। तो ये एक कारण है इन्फ्लेशन का। अगर मैं भारत की ओर प्रकाश डालूं तो अभी हमारा सीपीआई 7% के आसपास है। पहले तो सीपीआई होता क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक डब्ल्यूपीआई होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो हम लोग के यहाँ जो इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे आरबीआई ने भी कदम उठाया है। 40 पैसा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फिर 50 पैसा बढ़ाया। अभी 30 सितंबर को हमारे यहाँ भी एमपीसी का मीटिंग है, तो उसमें देखिए, उसमें उम्मीद है कि 50 पैसे के आसपास इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव वही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। बट मैं एक चीज़ आपके सामने ये जरूर बताना चाहूँगा कि भारत के लिए इन्फ्लेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रूड, क्योंकि हम लोग 80% क्रूड को बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जिसके कारण से हम 140 पे ले रहे थे, उसके बाद 110 पे लिए, 120 पे लिए, और अब फिलहाल 90 के नीचे है, क्योंकि पूरा वैश्विक जो है वो रिसेशन की चपेट में जाने का अंदेशा है। और रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो गई, चाहे तो चाइना में जिस तरह से कोविड का लेकर रिस्ट्रिक्शन चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक रिसेशन की ओर इशारा कर रहा है। बट भारत के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो आपको इन्फ्लेशन, हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे जो भी प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, वो हम लोग सरप्लस करते हैं। हम अपना कंजम्पशन खुद, हमारे लिए केवल सोयाबीन वगैरह जो यूक्रेन से आता था, उसके बाद आपको पाम ऑयल जो इंडोनेशिया वगैरह से आता था, इस पे कुछ हद तक भारत सरकार ने काफ़ी प्रोएक्टिव कदम उठाते हुए बीच में मतलब टैक्स वगैरह भी लगाया, और उस चीज़ पे वो लोग लगे हुए हैं। कम से कम फूड एक ऐसा चीज़ है जिसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है। और एक बार हमारा अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आ गया तो हम लोग कहीं मतलब हम लोग का जो ग्रोथ है वो मतलब काफ़ी अच्छा है। इन्फ्लेशन हम लोग ने, आरबीआई ने काफ़ी सही समय पर सही मेजर लेते हुए डिसीजन लिया, और आई होप कि आने वाले समय में हमारा इन्फ्लेशन जो है वो बहुत जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगा। विद इन 6 मंथ, मुझे लगता है विद इन 6 मंथ हमारा जो इन्फ्लेशन है वो 5.5 या 5 के आसपास आ जाना चाहिए। एक बार अगर क्रूड नीचे आ जाता है, जो उम्मीद है कि आ जाएगा, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी ऑल ओवर वर्ल्ड में कम हो रहा है। कुछ चाइना का रीज़न है, कुछ यूरोप के रीज़न है, कुछ अमेरिका वगैरह का रीज़न है, जिसके कारण से आप देखिएगा कि हमारा जो क्रूड है वो कम आ जाएगा। और हमारे लिए पेनफुल क्रूड ही है। अगर एक बार हमारा क्रूड कम आ गया तो फिर आप मान के चलिए कि हमारा जो इन्फ्लेशन का जो है वो हमारा कम हो जाएगा। अब इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है बाजार पर। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो एफआई पैसा निकालते हैं भारत से, जो विगत हम लोग 8 महीने में देखा कि 2.8 लाख करोड़ के आसपास एफआई ने भारत से पैसा निकाला। बट अभी क्या है कि भारत का जो ग्रोथ है, जिस तरह आईएमएफ ने भारत का ग्रोथ को प्रेडिक्शन किया, जिस तरह का वर्ल्ड बैंक ने भारत का ग्रोथ को प्रोडक्शन किया, वो लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छा जीडीपी है। अभी फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी हमारा 13.3 के आसपास आया। ठीक है, बेस रेट उसका कम था तो ज़्यादा आया, बट एक ऑन एन एवरेज 7 to 8% के आसपास हमारा जीडीपी।
तो डेवलपिंग कंट्री में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड। जिस तरह हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, जिस तरह हम लोग पहले कंजम्पशन हम लोग का इकोनॉमी हुआ करता था, अभी हम लोग का मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन इकोनॉमी है हमारा। जिस तरह हम लोग के प्रोडक्शन पे हम लोग काम हो रहे हैं, जिस तरह का आपको डिफेंस सेक्टर में काम हो रहा है, हर एक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को PLI प्रॉफिट लिंक स्कीम से जोड़ा जा रहा है। तो आई होप कि इन्फ्लेशन अगर एक बार कम आ गया तो हमारा मार्केट जो है वो ऑल ओवर मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहेगा। और मुझे लगता है कि भारत एक बहुत अच्छा ही आने वाले समय में बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला देश बनेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो से कुछ आप लोग का नॉलेज इन्हांस होगा। थैंक यू।